ब्रैंडन, जो अभी थोड़ी देर पहले काफी पीछे था, अचानक तेजी से आगे बढ़ा और फुल थ्रॉटल पर चला गया। बाकी मोटरसाइकिलें उसे घेरकर उसके रास्ते में रुकावट डाल रही थीं, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह बाइक को साइड से मोड़ेगा और किनारे की नाली का इस्तेमाल करके राइडर्स को पीछे छोड़ते हुए सीधे सामने चल रही रेड मोटरसाइकिल तक पहुंच जाएगा। हे भगवान, वो तो नाली के किनारे से मोड़ गया। ये तरीका बेहद खतरनाक था। जरा सी चूक से बाइक तेज रफ्तार में क्रैश हो सकती थी। ये आदमी हद से ज्यादा बेखौफ था। रेड मोटरसाइकिल पर बैठा हेनरी अब समझ चुका था कि ब्रैंडन बहुत ही स्किल्ड है। उसने उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और लगातार स्पीड बढ़ाता रहा ताकि ओवरटेक न हो। लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। ब्लैक और सिल्वर की हैंडसम हार्ले डेविडसन ने आसानी से रेड मोटरसाइकिल को पीछे छोड़ दिया और हेनरी के पास अब सिर्फ उसका शानदार बैकव्यू ही बचा। ब्रैंडन ने फिनिश लाइन पर मोटरसाइकिल रोक दी। कैथरीन सबसे पहले बाइक से उतरी। उसने हेलमेट उतारा और अपने लंबे बालों को झटक दिया। ब्रैंडन ने एक पैर जमीन पर टिकाया, हाथ पर ठुड्डी टिकाकर उसकी खूबसूरत शक्ल को देखा। वो चेहरा मानो रात के सपने जैसा या किसी परी जैसा था जो इंसानी दुनिया में उतर आई हो। इतना मोहक की नजरें हटाना नामुमकिन था। जिंदगी में पहली बार ब्रैंडन ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। जब कैथरीन ने रुककर उसे घमंड से भरी नजरों और उठी हुई भौहों के साथ देखा, तो उसकी सांस कुछ पल के लिए रुक सी गई। कैथरीन ने ब्रैंडन की ओर ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में चुनौती झलक रही थी और होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने ब्रैंडन को सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं। वो शायद ही कभी किसी की तारीफ करती थी, और इतनी जल्दी किसी ने उससे ये सुन लिया, ये पहली बार था। ब्रैंडन ने सिर तिरछाकर उसकी ओर देखा। उसकी गहरी आंखों में मानो सितारों का समंदर छिपा हो, जो बेहद आकर्षक था। और तुम्हारी मोटरसाइकिल अच्छी है। कैथरीन ने उसकी स्किल्स की तारीफ की थी और उसने बदले में उसकी बाइक की। कितना बड़ा कमीना है, उसने मन ही मन सोचा। उस बाइक को कैथरीन ने खुद मॉडिफाई किया था और दुनिया में वैसी दूसरी नहीं थी। कैसे कोई उसे कम समझ सकता है। दोनों थोड़ी देर बात ही कर पाए थे कि पीछे से रेड मोटरसाइकिल और उसके साथ गैंग भी आ पहुंचे। हेनरी बाइक से उतरा। उसने तय कर लिया था कि ब्रैंडन से हिसाब चुकता करेगा, क्योंकि वह पहले कभी इस तरह नहीं हारा था। उसे लग रहा था कि शायद आज वह किसी चालाक शख्स से टकरा गया है, वरना इतनी शर्मनाक हार कैसे हो सकती थी। वह ये हार हरगिज नहीं सह सकता था, वरना आगे कैसे जी पाएगा। लेकिन जैसे ही हेनरी पास आया और कैथरीन को देखा, वह ठिठक गया। जो अभी कुछ सेकंड पहले तक अकड़ कर खड़ा था, उसने अचानक आंखें फाड़ दी और उनमें से अजीब सी उत्तेजना झलक उठी। वो अपने जज्बात काबू में नहीं रख सका और चिल्लाया, ओह माय गॉड, क्या हॉट चिक है। कैथरीन का चेहरा वाकई गजब का था। भले ही उसने बस एक सिंपल सफ़ेद हाफ स्लीव्स टी शर्ट और जीन्स पहना था, लेकिन उससे निकल रही चमक को कोई छिपा नहीं सकता था। टाइट जीन्स उसकी लंबी और पतली टांगों को बखूबी दिखा रही थी, जो बेहद आकर्षक लग रही थीं। ब्रैंडन की गहरी आंखें अचानक बर्फ की धार जैसी ठंडी हो गईं। उसने हेनरी की ओर देखते हुए सख्ती से कहा, अगर दोबारा देखा तो तेरी आंखें निकालकर पैरों तले कुचल दूंगा। उसकी आवाज़ सीधी सादी थी, लेकिन इतनी ताकतवर कि किसी की हिम्मत नहीं थी उसे नज़रअंदाज करे। हेनरी अनजाने में सिर झुका गया। सामने वाले का रौब इतना भारी था कि खुद उसे भी समझ नहीं आया वह इतना क्यों डर गया। ब्रैंडन ने कैथरीन का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा और अपने लंबे कद से उसे ढक लिया। कैथरीन की यह आज्ञाकारिता बहुत कम देखने को मिलती थी। वह ब्रैंडन के काबू में थी। उसकी दबंग मौजूदगी थी, पर कैथरीन वो नहीं थी जो आसानी से झुक जाए। वो हमेशा दूसरों की रक्षा करती थी। पहली बार कोई उसे बचाने के लिए आगे आया था। इस एहसास ने उसके दिल में अनजानी सी हलचल जगा दी और वह अचानक विरोध करना भूल गई। थोड़ी देर बाद हेनरी को होश आया। वह लंबे समय से अपराजित रहा था। ये बंदा हद से ज्यादा घमंडी था,
पहली मुलाकात में ही उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। उसने फिर अकड़ दिखाते हुए ब्रैंडन से कहा, तूने अभी चीटिंग की, जानबूझकर कमजोर बना, ये रेस नहीं गिनी जाएगी। हिम्मत है तो फिर से मुकाबला कर। ब्रैंडन ने उसे ठंडी निगाहों से घूरा। वह ब्रायन से बस कुछ साल बड़ा लग रहा था, पर फिर भी खुद को बड़ा भाई दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये मजाकिया था। उसने पॉकेट से सिगरेट केस निकाला, होंठ दबाए और एक सिगरेट निकाली। उसकी हरकत में रौब, शान और शरारती अंदाज झलक रहा था। हेनरी तक ने अनजाने में निगल लिया। हे भगवान, ये आदमी कितना खतरनाक हैंडसम है। ब्रैंडन ने होठों पर सिगरेट दबाते हुए कहा, कैसे मुकाबला करना है। आवाज थोड़ी धुंधली थी, पर उसमें छिपा घमंड साफ झलक रहा था। हेनरी कुछ पल को चुप रह गया। तभी पास खड़ी कैथरीन ने सिगरेट खींचकर ब्रैंडन के मुंह से निकाल ली और हेनरी की बाइक पर फेंक दी। ब्रैंडन ने उसकी ओर देखा। उसकी गहरी आंखें किसी प्यारी रात जैसी कोमल थीं। होठों पर हल्की मुस्कान आई और आंखों में साफ झलक रहा था उसका लाड़। कैथरीन ने वो फेंकी हुई सिगरेट ही नहीं, बल्कि पूरा पैकेट भी फेंक दिया। अगर उसने मना किया तो ब्रैंडन छोड़ देगा। हेनरी को लगा कि क्या ये दोनों उसे कचरे का डिब्बा समझ रहे हैं, लेकिन दोनों को परवाह ही नहीं थी। कैथरीन ने ब्रैंडन के इस कदम को देखकर सोचा, बुरा नहीं है, आज्ञाकारी भी है। हेनरी अब और सहन नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ रोमांस देखने नहीं आया था। किड, मुकाबला करेंगे या नहीं? कैथरीन ने भौहें चढ़ाईं। उफ, ये आदमी कितना परेशान करता है, उसने चिढ़कर कहा। उसने पूछा, ना कैसे मुकाबला करना है, क्या तू बहरा है? हेनरी हैरान रह गया। क्या हॉट लड़की है, उसने सोचा। थोड़ी देर बाद उसने पीछे खड़ी लड़की को आगे खींचा और कैथरीन के सामने खड़ा कर दिया। ये मेरी गर्ल है। अभी अभी मैंने इस लड़के से रेस की, दोबारा करने का कोई मतलब नहीं। तो अब मुकाबला मेरी गर्ल और तेरे बीच होगा। हिम्मत है। हेनरी को पता था कि ब्रैंडन से वह नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। उसकी गर्ल ब्लैक टाइट लेदर जैकेट पहने हुए थी। उसके भारी स्तन चलते वक्त गुब्बारों की तरह हिल रहे थे। वो हैवी मेकअप किए कैथरीन को चुनौती देती हुई बोली, छोटी सी लड़की, हिम्मत है मुकाबला करने की। पहले से बता दूं, मैं कभी हारी नहीं हूँ। हारी तो मत कहना कि मैंने तुझे दबाया। कैथरीन ने हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मुकाबला है तो शर्त भी होगी ना? हेनरी को दिलचस्पी हुई। सही कहा, शर्त की बात करनी चाहिए। तुम सही रास्ते पर हो, कैथरीन ने कहा। अगर तुम लोग हार गए तो आज रात तुम मेरे होगे। अगर हम हारे तो तुम्हें 1 मिलियन देंगे। हेनरी का चेहरा खिल उठा। उसे पहले से कैथरीन की शानदार हार्ले डेविडसन पसंद थी। अब तो उसने खुद बात छेड़ दी थी। ठीक है, अगर हम हारे तो मैं 1 मिलियन और जोड़ दूंगा। तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, कैथरीन ठंडी आवाज में बोली। हमें पैसे नहीं चाहिए, चाहे 10 मिलियन भी दो। हेनरी चौंक गया। तो फिर तुम चाहती क्या हो? कैथरीन की ठंडी आवाज गूंजी, मानो नर्क से आ रही हो। मुझे तुम्हारी एक टांग चाहिए। कैथरीन का रौब इतना तेज था कि हेनरी डर गया। उसे तो ऐसा भी लगा जैसे उसकी आवाज निकलते ही किसी ने उसके पैर पर तेज धार वाली तलवार चला दी हो। लेकिन दोस्तों से घिरे होने के कारण हेनरी अपनी कायरता दिखा नहीं सकता था। डर के बावजूद उसे मानना पड़ा, और वैसे भी उसे यकीन था कि कैथरीन जीत नहीं सकती। उसकी गर्लफ्रेंड सही कह रही थी। वे लोग तो रोज इसी रोड पर दौड़ लगाते थे, ये लड़की उन्हें कभी नहीं हरा सकती थी। ये सोचकर हेनरी का रवैया फिर से घमंडी हो गया। ठीक है, शर्त लगाते हैं, शुरू करें। वह तैयार होकर कैथरीन के आने का इंतजार करने लगा। कैथरीन ने ब्रैंडन की ओर देखा, धीरे से उसकी कॉलर पकड़ी और ठंडी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा, तुम नहीं आ रहे? ब्रैंडन एक अमीर खानदान का वारिस था, उसे यहाँ अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं थी। कैथरीन ने फैसला उसी पर छोड़ा। ब्रैंडन ने गहरी दिलचस्पी से उसे देखा, फिर अचानक एक कदम पीछे हुआ। तेज रफ्तार में उसने एक हाथ कैथरीन की कमर के चारों ओर डाला,
उसे उठा लिया और आगे वाली सीट पर बिठा दिया। पूरे मूवमेंट में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी, सब कुछ बेहद स्मूथ और साफ था। देखने वाले चिल्ला उठने को थे। कैथरीन के बैठने के बाद भी ब्रैंडन ने उसकी कमर नहीं छोड़ी। कैथरीन ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं और अपना बदन झटका, लेकिन ब्रैंडन ने पकड़ ढीली नहीं की। वो फिर और झुकाया और गहरी, धीमी और बेहद सेडिक्टिव आवाज में बोला, मुझे मिस स्वॉन की ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर स्पीड बहुत तेज हुई तो डर लगेगा। तुम्हें पकड़कर रहना मुझे थोड़ी सुरक्षा देगा। धत तेरे की, ये सुरक्षा की बात बहाना था। असल में तो वो उसका फायदा उठा रहा था, लेकिन उसने उसे लात मारकर गिराया क्यों नहीं। कैथरीन सोच ही रही थी कि ब्रैंडन फिर बोला, मिस स्वॉन, आगे चलकर हमें लोग अनमैरिड कपल के तौर पर देखेंगे। तुम्हें अभी से इस नज़दीकी की आदत डालनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर कैथरीन का शरीर थोड़ा ढीला हो गया। अब वो पहले जितनी अकड़ी हुई नहीं थी। ब्रैंडन ने रियरव्यू मिरर से उसका चेहरा देखा और उसकी आंखों के कोनों में एक हल्की मुस्कान उभर आई। कमाल की पतली कमर है, उसने सोचा। सब तैयार हो चुका था। सीटी की आवाज के साथ ही मोटरसाइकिलें तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी। कैथरीन ने बाइक धीरे धीरे स्टार्ट की। भीड़ में बेचैनी फैल गई। रेफरी भी परेशान हो गया कि वो इतनी धीमी क्यों चल रही है, लेकिन कैथरीन को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके पीछे बैठे ब्रैंडन को भी कोई जल्दी नहीं थी। ब्रैंडन आराम से बैठा था, मानो सब पर राज कर रहा हो। गोद में खूबसूरत लड़की और उसकी पतली कमर, उसे जल्दी की क्या थी। कैथरीन ने जीभ दांतों से दबाए और देखा कि रेड मोटरसाइकिल आधा लैप पूरी कर चुकी है। तब उसने धीरे धीरे बाइक को स्पीड दी। या तो वो चलती ही नहीं, या जब चलती तो सबको हिला देती। व्रूम! तेज झोंके ने रेफरी की टोपी तक उड़ा दी। वो कैथरीन पर हारने का ताना कसने ही वाला था कि जब उसने आंखें खोली, सामने कोई नहीं था। उसने लोगों से पूछा बाइक कहाँ गई, लेकिन भीड़ भी हैरान थी। किसी ने समझा ही नहीं कि वे दोनों कब तेजी से निकल गए और सबकी नज़रों से ओझल हो गए। रेफरी ने हवा में उड़ती धूल देखी और उसके मुंह से सीटी जमीन पर गिर गई। ये क्या, खुदा जमीन पर उतर आया क्या? ये दोनों इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? कैथरीन ने बाइक स्टार्ट करने के बाद से थ्रॉटल छोड़ा ही नहीं। उसने बाइक खुद मॉडिफाई की थी। लगातार स्पीड बढ़ाने से वह लिमिट तक पहुंच सकती थी, लेकिन ये तरीका बेहद खतरनाक था। इस रफ्तार पर एक छोटा सा कंकड़ भी टायर को फिसला सकता था और बाइक क्रैश कर जाती। ये स्किल्स की असली परीक्षा थी। स्पीड तो ब्रैंडन से भी ज्यादा तेज थी। उनकी बाइक रात के साए की तरह लग रही थी, एक एक कर सबको पीछे छोड़ते हुए सीधी फ्रंट बाइक तक पहुंच रही थी। जिसे जीत का यकीन हो चुका था, उसे अचानक ओवरटेक करना उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी डालने जैसा था। लेकिन शुरू में ही आगे निकल जाना मज़ेदार कहाँ होता। बिल्ली भी चूहे को पकड़कर तुरंत नहीं मारती, पहले उसे भागने देती है, फिर पकड़ती है और बार बार ऐसा करती है। असली मज़ा तो इसमें है। कैथरीन के दिमाग में यही चल रहा था, मगर अफसोस, उसका विपक्षी इतना कमजोर था कि खेल का मज़ा ही खत्म हो गया। आखिरकार कैथरीन ने बाइक रोकी। ब्रैंडन पीछे बैठा था, चेहरे पर वही ठंडी और बेकदर मुस्कान लिए हुए, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे उसका दिल उथल पुथल कर रहा था। बेशुमार स्पीड और उसके सुख ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके अंदर की कोई शक्ति फटकर बाहर आने वाली हो। हेनरी और उसके साथी हार गए। हेनरी को मानना पड़ा कि सामने खड़ी लड़की वाकई उसकी बराबरी की नहीं थी। वह बाइक से उतरा और कैथरीन के पास आकर बोला, गर्ल, मैं हार मानता हूँ। 10 मिलियन ले लोगी? कैथरीन ने होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लाकर कहा, खुद करोगे या मैं करूँ? हेनरी बेचैन हो गया। उसने फिर समझाने की कोशिश की, गर्ल, मैं इस इलाके में नामी हूँ। तुम्हारे लिए मेरा दुश्मन बनना फायदेमंद नहीं है। चलो दोस्त बनते हैं। अगली बार मेरा नाम लेकर घूमना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। हाँ, कैथरीन ने सोचा, उसे बचाने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। हेनरी बेतुकी बातें कर रहा था। उसके लोग भी इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे।
लेकिन कैथरीन की तरफ खड़े लोग जरा भी नहीं घबराए। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। ब्रैंडन बाहें सीने पर बांधकर बाइक से टिक गया और सब कुछ एक दर्शक की तरह देखने लगा। वो इसलिए कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि कैथरीन ने उससे कहा नहीं था। वह देखना चाहता था कि कैथरीन इस हालात को कैसे संभालेगी। माहौल अचानक तंग गया। हेनरी हमला करने को तैयार था। उसने ठुड्डी उठाए और घमंड से कहा, "गल, समझदारी से हट जाओ, वरना मुझे बुरा मत कहना।" कैथरीन ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और चुनौती भरे लहजे में बोली, "बहुत अच्छा, आओ।" वह देखना चाहती थी कि ये नकली शेर कितना उग्र हो सकता है। हेनरी ने अपने लोगों को इशारा किया कि उसे सबक सिखाएं। अचानक व्रूम, गाड़ियों का शोर गूंजा। 1 दर्जन से ज्यादा रेयर टॉप क्लास स्पोर्ट्स कारें सड़क पर दौड़ पड़ीं। सामने सबसे आगे एक फ्लोरोसेंट ग्रीन हुरिकेन थी, जिसके पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 मॉडल थे। कासिया के पास सिर्फ एक ही थी। ये कार स्टेटस का सिंबल थी। जैसे ही वो कार आई, हेनरी और उसके साथियों के चेहरे उतर गए। यहाँ मौजूद हर कोई कार लवर था और सब जानते थे उस कार का मालिक कौन है। पीछे आ रही बाकी गाड़ियां भी कम नहीं थीं। अब सवाल था, इन बड़े लोगों को यहाँ किसने बुलाया? जब कार रुकी तो दरवाज़ा खोला गया। हेनरी तेजी से कार की तरफ दौड़ा और सामने खड़े नौजवान को सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। "मिस्टर गज़मन, आप और बाकी सब लोग यहाँ किस वजह से आए हैं?" वो नौजवान पिनस्ट्राइप सूट और काले पैंट पहने हुए था। उसके हल्के पीले बाल उसे और भी खास दिखा रहे थे। हेनरी भले ही दूसरों के सामने दबंग बनता था, लेकिन इस नौजवान के सामने वह आज्ञाकारी ही रह सकता था। लेकिन मिस्टर गज़मन ने हेनरी की चापलूसी पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने नफरत भरी नज़र से हेनरी को देखा और नाराज़गी से कहा, "दूर हटो, मुझे असली बड़े आदमी से मिलने से मत रोक।" ये कहकर नौजवान ने हेनरी को धक्का दिया और बाकी लोगों को लेकर कैथरीन की ओर बढ़ गया। ये दर्जन भर नौजवान हेनरी से कहीं ज्यादा ताकतवर और अमीर थे। उनमें सबसे आगे चल रहा कीथ गज़मन, उनके बीच सबसे प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता था। कहा जा सकता था कि कीथ ही अंडरवर्ल्ड का भावी सरगना था। कोई भी कीथ को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन वही दबंग कीथ कैथरीन के सामने पूरी तरह बदल गया। उसने अपना घमंडी रवैया छोड़ दिया और शालीनता से कैथरीन के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर खुशामदी मुस्कान थी। "कैथरीन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रही हो? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ?" हमेशा ठंडे और चुप रहने वाले कीथ के शब्द अब रुक ही नहीं रहे थे। "मैंने सुना था यहाँ एक शानदार सिल्वर ब्लैक हार्ले डेविडसन आई है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो ज़रूर तुम्हारी होगी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें ये मौका नहीं चूकना चाहिए और सबको ले आया। समझदार हूँ न मैं?" कीथ के साथी हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि ये लड़की कौन है जिसके आगे भविष्य का अंडरवर्ल्ड सरगना भी इतना सम्मान दिखा रहा है। कैथरीन ने उसे बस हल्की नज़र से देखा, कुछ बोली नहीं। लेकिन कीथ उस एक नज़र से ही फूला नहीं समाया। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। "ओ भगवान, कैथरीन ने मुझे देखा।" कैथरीन ने घड़ी देखी और सोचा कि अब उसे निकलना चाहिए। ये हादसा पहले ही काफी देर करवा चुका था। उसने हेनरी की ओर इशारा किया और सपाट आवाज में कहा, "कीथ, इस आदमी ने मुझसे शर्त हारी है। इसकी टांग मेरी है। तुम समझ रहे हो न?" कीथ ने तुरंत सिर झुकाया और लगभग घुटनों पर आकर बोला, "मैं समझ गया कैथरीन। ये काम मुझ पर छोड़ दो। निश्चिंत रहो।" उसके इतना कहते ही किसी ने उसे बेसबॉल बैट थमा दिया। अगर उसने हेनरी की टांग पर मारा तो हेनरी जिंदगी भर अपंग हो जाता। हेनरी भागना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। कीथ के साथी उसे पकड़ चुके थे। कैथरीन को आगे का नतीजा पता था और उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जाने ही वाली थी कि उसने ब्रैंडन की ओर देखा। तभी हेनरी चिल्लाया, "देखते हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। मेरे पीछे डंकन्स हैं। मैं उनका रिश्तेदार हूँ।" कैथरीन ने भौहें उठाकर ब्रैंडन को देखा। ब्रैंडन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे भी पता नहीं था हेनरी क्या बक रहा है।
कैथरीन बाइक से उतरी, ब्रैंडन उसके पीछे। वो कीथ की ओर बढ़ी। कीथ तुरंत रुक गया और बोला, कैथरीन। हेनरी को लगा उसकी बात सुनकर कैथरीन डर गई है। वो घमंडी होकर बोला, क्या हुआ? डर गई? कासिया में कोई भी डंकन्स को नाराज नहीं कर सकता। गसमन तक उनका सम्मान करते हैं। कैथरीन की शैतानी मुस्कान देखकर कीथ तक कांप उठा। उसे समझ आ गया अब कोई बुरी तरह फंसने वाला है। हेनरी नासमझ था, उसे कैथरीन की असली पहचान का अंदाजा तक नहीं था। कैथरीन का चेहरा सख्त हुआ और पलक झपकते ही उसने वार कर दिया। किसी ने देखा तक नहीं, बस एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर हेनरी की दर्द भरी चीख रात की हवा चीर गई। लेकिन कैथरीन यहीं नहीं रुकी। उसने ब्रैंडन को आगे खींचा और हेनरी को बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरते हुए बोली, आंखें खोलकर देख, यही है डंकन्स का असली वारिस ब्रैंडन डंकन, जिसे तुम पहचान तक नहीं पाए, उसी का नाम लेकर इतराते हो। उसकी सख्त आवाज ने सबको सन कर दिया। हेनरी तक दर्द भूलकर हैरान रह गया। कौन सोच सकता था कि डंकन कॉर्पोरेशन का नेता रात के बीच एक लड़की के साथ बाइक रेस कर रहा होगा, और वह लड़की उसे आदेश दे रही थी। ब्रैंडन की दबंग शख्सियत साफ दिख रही थी, और वह बेहद आकर्षक भी था। कोई शक नहीं, वही ब्रैंडन था। लेकिन ब्रैंडन कैथरीन को रोकने की बजाय हल्की सी बेबसी के साथ चुप रहा। आखिर कैथरीन उसकी लड़की थी। अगर वो उसे आगे रखना चाहती थी तो वो खुद पीछे रहने को तैयार था। कैथरीन ने और किसी की परवाह नहीं की। उसने ब्रैंडन का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। बाकी लोग उनकी तरफ देखते ही रह गए। हेनरी को सबसे ज्यादा डर लग रहा था। उसकी फैमिली डंकन कॉर्पोरेशन पर निर्भर थी। अब जब ब्रैंडन को पता चल गया कि वो डंकन का नाम लेकर दबंगई कर रहा था, तो उसका अंजाम तय था। एक टांग खोना उसके पूरे परिवार के बर्बाद होने के आगे कुछ भी नहीं था। सिल्वर ब्लैक हार्ले डेविडसन को जाते देख कीथ ने उंगलियां चटकाईं और दंग रहकर कहा, कमाल है, यहाँ तक कि ब्रैंडन डंकन भी उसकी सुनता है। ये लड़की तो गजब है। घर जाते वक्त बाइक ब्रैंडन ही चला रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे संभल कर चला रहा था। कैथरीन थक गई थी। उसने चुपचाप अपना सिर ब्रैंडन की चौड़ी पीठ पर रख दिया। जैसे ही वे एक व्यस्त बाजार वाली गली से गुजरे, कैथरीन अचानक सीधी होकर बैठ गई। ब्रैंडन ने तुरंत उसकी बेचैनी भांप ली और आंखों से पूछा, क्या हुआ? कैथरीन ने सामने घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, रुको। ब्रैंडन ने बिना देर किए बाइक रोक दी। कैथरीन भीड़ में आगे बढ़ी और ब्रैंडन लोगों को हटाकर उसके लिए रास्ता बनाने लगा। कैथरीन अचानक रुक गई। उसकी नजरें सामने गड़ी थीं और चेहरा और भी ठंडा हो गया। ब्रैंडन ने उसकी नज़र का पीछा किया और एक आदमी और औरत को देखा। आदमी साधारण शक्ल का था लेकिन फैशनेबल कपड़ों में था। हाथों में कई लग्जरी शॉपिंग बैग थे। लड़की प्यारी सी थी। वह आइसक्रीम लिए आदमी को मुस्कुरा समर्पण से देख रही थी। दोनों के बीच काफी नजदीकी थी। एक ही आइसक्रीम से खाते हुए वे एक मीठे कपल की तरह लग रहे थे। ब्रैंडन समझ नहीं पाया कि कैथरीन उन दोनों पर क्यों ध्यान दे रही थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम इन्हें जानती हो? कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखा और आगे बढ़ गई। लेकिन ब्रैंडन समझ गया कि कैथरीन का मूड बदल चुका है। वह अचानक उदास हो गई थी। क्या वह उन दोनों की वजह से गुस्सा थी? ब्रैंडन ने पीछे मुड़कर उस कपल की तस्वीर खींची और पैक्सटन को भेज दी। कैथरीन का चेहरा व्यस्त सड़क से लेकर स्वॉन्स के घर तक लगातार गंभीर बना रहा। आमतौर पर कैथरीन ठंडी और दूरी बनाए रखने वाली होती थी, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा उदास और कठोर लग रही थी। ब्रैंडन ने अंदाजा लगाया कि वह गुस्से में है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्यों। ठीक उसी समय ब्रैंडन को पैक्सटन का मैसेज मिला। उसने देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने सोचा, तो कैथरीन पूरी तरह से ठंडी और निष्ठुर नहीं है। उसने फोन कैथरीन की ओर बढ़ाया और कहा, आओ देखो। कैथरीन बाइक से उतरी और ब्रैंडन का फोन लिया। उसने स्क्रीन पर टैप किया और पैक्सटन द्वारा भेजी गई जानकारी पढ़ी।
उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंधी और उसकी आभा और भी डरावनी हो गई। ब्रैंडन ने पूछा, अब तुम क्या करने वाली हो? कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फोन वापस ब्रैंडन को थमाया और सख्त स्वर में कहा, उसके बारे में सब कुछ मुझे भेजो। जरूर। ब्रैंडन ने तुरंत हामी भरी और अपना व्हाट्सएप क्यूआर कोड खोलकर कैथरीन को दिखाया। मुझे कॉन्टैक्ट में ऐड करो, फिर मैं भेज दूंगा। अगर ट्रस्टन वहां होता तो हंसकर कहता कि ब्रैंडन बहुत चालाक है। व्हाट्सएप पर कैथरीन को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने का मौका ले लिया। कैथरीन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और क्यूआर कोड स्कैन करके ब्रैंडन को कॉन्टैक्ट में जोड़ लिया। कुछ ही पलों में ब्रैंडन ने सारी जानकारी कैथरीन को भेज दी। जानकारी मिलते ही कैथरीन ने मुड़कर चलना शुरू कर दिया। जाते जाते उसने बिना पीछे देखे अपना हाथ उठाया और अलविदा कह दिया। ब्रैंडन उसकी पतली सी परछाई को देखता रहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने मन ही मन कहा, गुड नाइट। तभी पैक्सटन की गाड़ी ब्रैंडन के पास आकर रुकी। पैक्सटन उतरा, दरवाज़ा खोला और आदर से खड़ा हो गया। ब्रैंडन बैठने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और दूसरी ओर से खुद अंदर आ गया। गाड़ी में बैठते हुए ब्रैंडन ने फ़ोन निकाला और कैथरीन का व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उतना ही रहस्यमयी जितनी वह खुद थी। उसकी प्रोफाइल तस्वीर भी सिर्फ काली स्क्रीन थी। इंटरेस्टिंग। ब्रैंडन ने हल्की ठंडी हंसी छोड़ी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। पीछे बैठे बॉस को देखते हुए पैक्सटन को यकीन ही नहीं हो रहा था। मिस्टर डंकन को आखिर क्या हो गया है? उसने सोचा। ब्रैंडन तो हमेशा से ठंडे और उदासीन रहे थे। पिछले 20 सालों से उन्होंने कभी किसी लड़की को अपने पास आने तक नहीं दिया, और आज वह कैथरीन को लेकर इतने गंभीर क्यों हो रहे थे? रात में उसके साथ रेस लगाना, फिर उसे घर छोड़ना, ये सब पैक्सटन को बेहद अजीब लगा। और तो और, ब्रैंडन अब कैथरीन के पारिवारिक मामलों में भी दखल देने लगे थे। पैक्सटन ने सोचा था कि मामला बहुत बड़ा है जब ब्रैंडन ने उसे तस्वीरें भेजीं। उसने डंकन परिवार के पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करके जांच शुरू कर दी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसे और भी हैरानी हुई। जिस आदमी की जांच करवाई गई, एरिक बर्ग, वह तो बस एक फोटोग्राफर था। और लड़की बस एक मामूली मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। लेकिन गहराई से देखने पर पता चला कि एरिक की एक और गर्लफ्रेंड थी, ऑड्री स्वॉन, यानी स्वॉन्स परिवार की बड़ी बेटी। अब पैक्सटन समझा कि ब्रैंडन ने क्यों दिलचस्पी दिखाई। एरिक में हिम्मत तो देखो। एक तरफ ऑड्री के साथ रिश्ते में और दूसरी तरफ उस इन्फ्लुएंसर के साथ अफेयर। और बदकिस्मती से यह राज कैथरीन और ब्रैंडन के सामने खुल गया। पैक्सटन जानता था कि अब एरिक की हालत बहुत बुरी होने वाली है। ब्रैंडन ने पैक्सटन की ओर देखा। उसकी नज़रों ने साफ कर दिया कि पैक्सटन कुछ समझ रहा है। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पैक्सटन ने धीमी और हिचकिचाती आवाज में पूछा, मिस्टर डंकन, आपको मिस स्वॉन में ऐसा क्या खास लगता है? ब्रैंडन की आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसने बस 2 शब्द कहे, शी इज प्रिटी। पैक्सटन ने सुना, लेकिन समझ नहीं पाया। सुंदर तो पूरी कासिया में कई लड़कियां हैं। मिस्टर डंकन ने कभी किसी की ओर देखा तक नहीं, फिर कैथरीन क्यों? उसने मन ही मन सोचा और चुप हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन कैथरीन स्कूल पहुंची। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुई, उसे माहौल कुछ अजीब लगा। उसके सहपाठी सामान्य थे, लेकिन ब्रायन का बर्ताव बदला हुआ था। आमतौर पर ब्रायन उसे देखते ही खड़ा हो जाता और उसकी कुर्सी खींच कर देता, लेकिन आज वह मेज पर सिर झुकाए पड़ा रहा। कैथरीन ने कुछ नहीं कहा। वो खुद कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो तो बेपरवाह रही, लेकिन बाकी सहपाठी फुसफुसाने लगे। क्या ब्रायन का कैथरीन से झगड़ा हो गया? किसी ने कहा। दूसरा बोला, बिना ब्रायन के भी कैथरीन स्वॉन कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन है। किसी और ने हंसते हुए कहा, वो तो बस नाम का पद है। असल राय तो लियाना से पूछो। सबकी नज़रें लियाना पर गईं। उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, असल में पापा ही सब फैसले करते हैं। कैथरीन तो बस नाम भर की चेयरपर्सन है।
ये सुनकर सब समझ गए कि कैथरीन को केवल दिखावे के लिए उस पद पर बैठाया गया है। लियाना ने ब्रायन को अब भी मेज पर झुका देखा तो उसके दिल में खुशी दौड़ गई। अब देखते हैं ब्रायन के बिना कैथरीन कितनी ताकतवर रहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्कूल की घंटी बजी। कैथरीन उठकर जाने लगी। तभी ब्रायन अचानक खड़ा हुआ और उसकी पीठ की ओर देखते हुए धीरे से बोला, बॉस। कैथरीन ने भौहें उठाईं। ब्रायन हिचकिचाता रहा और फिर पूछा, क्या मैं आगे भी तुम्हें बॉस कह सकता हूँ? कैथरीन हल्का मुस्कुराई और बोली, ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल मुझे फिर मत पूछना। ये कहकर वह चली गई। ब्रायन को थोड़ी देर बाद समझ आया और वह जोर से चिल्लाया, हेल बॉस, आई लव यू बॉस। डेविड ने सिर पकड़ लिया और सोचा, ये तो पूरी तरह पागल हो गया है। जैसे ही कैथरीन स्कूल से बाहर निकली, उसने अपनी पैंट की जेब में कंपन महसूस किया। उसने फ़ोन निकाला और देखा कि कॉल ऑड्री की थी। कैथरीन ने कॉल रिसीव किया तो उसे ऑड्री की उत्साहित आवाज़ सुनाई दी, कैथी, स्कूल खत्म हो गया, मैं तुम्हें लेने आऊंगी, चलो शॉपिंग चलते हैं। ठीक है। ऑड्री की आवाज़ इतनी तेज थी कि कैथरीन को फ़ोन कान से दूर करना पड़ा। कैथरीन ने त्योरियां चढ़ाईं। उसे समझ नहीं आया कि ऑड्री को हमेशा रोनन की तरह इतना ड्रामेबाज क्यों होना पड़ता है। उसकी तीखी आवाज़ से कैथरीन के कान तकलीफ महसूस कर रहे थे। कैथरीन को कभी शॉपिंग करना पसंद नहीं था और न ही उसने कभी किया था। अगर उसके पास खाली समय होता तो वह घर पर सोना ज़्यादा पसंद करती। वह ऑड्री को मना करके कॉल काटने ही वाली थी कि अचानक उसे पिछली रात का दृश्य याद आ गया। उसका इरादा बदल गया और उसने कहा, एड्रेस भेज दो। कॉल कटने के बाद ऑड्री ने उसे लोकेशन भेज दी। वह पास का शॉपिंग मॉल था। कैथरीन ने एक नज़र डाली और उसके होठों के किनारे हल्की सी मुस्कान उभर आई। 5 मिनट बाद कैथरीन अपनी मोटरसाइकिल चलाकर उस मॉल पहुंच गई जिसका जिक्र ऑड्री ने किया था। जैसे ही वह एंट्रेंस से अंदर आई, उसने देखा कि ऑड्री पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आज ऑड्री का मूड अच्छा लग रहा था। कैथरीन को देखते ही वह बड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर दौड़ी। उसने मजाकिया अंदाज में आंख मारी, कैथरीन का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, कैथी, सुनो, मुझे मेरा एंडोर्समेंट फी मिल गया है और अब मैं और भी अमीर हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहती हूँ। स्वान्स के घर से निकलने के बाद ऑड्री ने फैशन और ब्यूटी ब्लॉगिंग शुरू की थी। वह अपनी फैंस को मेकअप टिप्स, कपड़े मैच करने के तरीके और लग्जरी ब्रांड्स की खूबियां खामियां बताती थी, साथ ही यह भी सिखाती थी कि नकली ब्रांड कैसे पहचानें। अब वह सोशल मीडिया पर एक मशहूर इन्फ्लुएंसर थी। कैथरीन जब से स्वान्स के साथ रह रही थी, तब से रोज़ सिर्फ टी शर्ट और जीन्स ही पहनती थी। ऑड्री को चिंता थी कि स्कूल में उसके क्लासमेट्स कैथरीन को हल्के में न लें। इसलिए एंडोर्समेंट फी मिलने के बाद उसने सोचा कि कैथरीन को शॉपिंग के लिए लेकर जाएगी और उसके लिए कपड़े खरीदेगी। कैथरीन ने हैरानी से भौहें सिकोड़कर ऑड्री को देखा। कैथरीन को कुछ समझ न आया तो ऑड्री ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए वादा किया, चिंता मत करो कैथी, आज सब मुझे पर छोड़ दो। मैं तुम्हें और भी खूबसूरत बना दूंगी। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे कपड़े भी तुम्हारी खूबसूरती के लायक होने चाहिए। असल में कैथरीन यहाँ ऑड्री को एरिक की सच्चाई दिखाने आई थी कि वह धोखेबाज है और उसे जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस पल कैथरीन थोड़ा डगमगाई। उसे ऑड्री की मुस्कुराती हुई शक्ल पसंद आई और वह उस मुस्कान को मिटाना नहीं चाहती थी। जहाँ तक एरिक की बात थी, अगर उसने हिम्मत करके 2 नावों में पैर रखा है तो कैथरीन उसे इसका पूरा अंजाम भुगतवाएगी। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं। कैथरीन ने ऑड्री की बात ठुकरा दी और मॉल से निकलने लगी। ऑड्री पीछे नहीं हटी। वह दौड़कर आई और कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। कैथरीन ने ठंडी नज़र से उसकी ओर देखा, जिससे ऑड्री डर गई और तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। फिर भी ऑड्री ने हार नहीं मानी। उसने प्यारी सी शक्ल बनाकर कहा, कैथी, मुझे पता है तुम्हारे पास कपड़े हैं, लेकिन तुम हमेशा सिर्फ टी शर्ट और जीन्स पहनती हो।
मुझे लगता है वो बहुत सादे हैं। मुझे तुम्हारे लिए कुछ अलग लेने दो, प्लीज। नहीं, ये पैसों की बर्बादी है, कैथरीन ने सख्त लहजे में कहा। असल में वह सिर्फ वही कपड़े पहनती थी जो बड़े ब्रांड्स के टॉप डिजाइनर्स खास तौर पर उसके लिए बनाते थे। ऐसे मॉल में बिकने वाले रेडीमेड कपड़े वह कभी नहीं पहनती। लेकिन ऑड्री को ये समझ ही नहीं आया। उसकी नज़र में कैथरीन बस उसके पैसों की बचत करना चाहती थी। स्वान्स का परिवार अमीर था, लेकिन ज्यादातर दौलत और प्रॉपर्टी विसेंटे के नाम थी। कॉबन अपने बच्चों की पॉकेट मनी सख्ती से कंट्रोल करता था। ऑड्री को छोड़कर बाकी भाई बहन छात्रों के पास कोई और आय का साधन नहीं था। जब जोनाथन के पास पैसे कम पड़ जाते तो वो ऑड्री से ले लेता, वो भी लाखों में। लियाना भी उससे खूब पैसे लेती थी। कैथरीन ही अकेली थी जिसने कभी ऑड्री का पैसा नहीं मांगा, चाहे बस कपड़े ही क्यों न हों। इसी बात ने ऑड्री को और भी पक्का कर दिया कि वह आज कैथरीन के लिए ज़रूर कपड़े खरीदेगी। चलो ना कैथी, मेरी मदद कर दो। तुम जानती हो कि मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ। मैं कभी कभी अपने फैंस को कपड़े मैच करना सिखाती हूँ। तुम मेरी मॉडल बन जाओ। मैं बस कपड़ों की तस्वीरें लूंगी, तुम्हारी नहीं। कैथरीन, प्लीज मान जाओ, नहीं तो मेरे ब्लॉग के लिए मटेरियल ही नहीं होगा। ऑड्री की लगातार रिक्वेस्ट देखकर कैथरीन ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। ऑड्री खुशी से झूम उठी। उसने कैथरीन का हाथ फिर पकड़ लिया और खींचते हुए आगे ले गई। ऑड्री का फिगर अच्छा था, लेकिन वह कैथरीन से आधा सिर छोटी थी। आज वो फ्लैट जूते पहनकर आई थी, जिससे कैथरीन के साथ चलते हुए वह और भी नाजुक लग रही थी। लेकिन कैथरीन की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो असल कद से भी लंबी लगती थी। ऑड्री उसे तीसरी मंजिल के महिला वस्त्र सेक्शन में ले गई, जहां सारे लग्जरी ब्रांड्स थे। वह जानती थी कि कैथरीन जैसी लड़की के लिए सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही सही रहेंगे। ब्रांडेड कपड़े काफ़ी महंगे थे, लेकिन ऑड्री के पास पैसे थे कि वह एक दो सेट तो खरीद ही सकती थी। वह कैथरीन को एक हाई एंड ब्रांड की दुकान में ले गई। जैसे ही दोनों अंदर पहुंची, शॉप असिस्टेंट ने ऑड्री को पहचान लिया और कहा, मिस स्वान, वेलकम। हमारे पास कुछ नए बाइक्स आए हैं, क्या आप देखना चाहेंगी? ऑड्री को अंदर ही अंदर दुख हुआ। कितना इत्तेफाक था कि आज ही नए बाइक्स आए थे। ये नए कलेक्शन सिर्फ टॉप क्लाइंट्स के लिए रिजर्व रहते थे। आम लोग चाहकर भी नहीं खरीद सकते थे। ऑड्री का मन तो हुआ बैग ले, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं धन्यवाद, मैं आज बाइक्स के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपनी छोटी बहन के लिए कपड़े लेना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई नए कलेक्शन है? सेल्स असिस्टेंट को ये सुनकर राहत मिली। अब वो बाइक्स हाई क्लास क्लाइंट्स के लिए बचा सकती थी और फिर भी ऑड्री से कपड़े बेचकर कमाई कर लेगी। वो दोनों को अंदर वाले सेक्शन में ले गई और बोली, ये हमारे इस सीजन का नया कलेक्शन है। मिस स्वान, कृपया देखिए, अगर कुछ पसंद आए तो बताइएगा। जैसे ही वे अंदर पहुंची, कैथरीन सोफे पर बैठ गई और हल्की नींद लेने लगी। ऑड्री ने उसे तंग नहीं किया और खुद कपड़े चुनने में लग गई। वह एक ड्रेस उठाती, लेकिन तय नहीं कर पाती कि कौन सा सबसे अच्छा होगा। हर ड्रेस उसे लगता कैथरीन पर जंचेगी, लेकिन साथ ही लगता कि ये कपड़े कैथरीन की खूबसूरती के काबिल ही नहीं हैं। यह उलझन और विरोधाभास ऑड्री के दिल में लगातार बढ़ रहा था। सेल्स असिस्टेंट ने उसकी दुविधा समझ ली और पास आकर बोली, मिस स्वान, हमारे पास कुछ टॉप नए कलेक्शन भी हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगी? टॉप कलेक्शन का मतलब था काफ़ी महंगे। ऑड्री जानती थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि कैथरीन के लिए सबसे अच्छा और महंगा ही खरीदेगी। बहुत बढ़िया, उन्हें लाओ और दिखाओ। सर्विस असिस्टेंट नया ड्रेस लाने गई। जब वो उसे लेकर आई, तो ऑड्री ने देखते ही उसे पसंद कर लिया। यह एक साधारण सा सफ़ेद वन पीस ड्रेस था, लेकिन उसकी डिज़ाइन बेहतरीन और कट स्लिम था, जो कैथरीन पर बिल्कुल फिट बैठता। ऑड्री बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि कैथरीन उस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगेगी। वह असिस्टेंट से कहने ही वाली थी कि ड्रेस उतारकर कैथरीन को ट्राई करने दे, तभी पीछे से थोड़ी कर्कश लेकिन मीठी बनने की कोशिश करती आवाज़ आई, मम्मी, ये वाला अच्छा लग रहा है।
अगर आवाज इतनी चुभने वाली न होती तो कैथरीन शायद पीछे मुड़कर देखती भी नहीं। बोलने वाली औरत ने गुलाबी ड्रेस पहन रखा था, जिस पर हर जगह ब्रांड का लोगो छपा हुआ था, जैसे कि वो दूसरों को दिखाना चाहती हो कि वो बड़ी ब्रांड पहन रही है। उसका चेहरा ठीक ठाक था, लेकिन उसने भारी मेकअप किया हुआ था। साफ पता चलता था कि उसने कॉस्मेटिक सर्जरी पर काफी खर्चा किया है। कैथरीन ने उसे सिर से पांव तक देखा, फिर आंखें बंद कर आराम से बैठ गई। दूसरी ओर ऑड्री ने उस औरत की तरफ घृणा से देखा। वो उसे जानती थी। वो औरत बर्टन ग्रुप के बॉस की बेटी शेरिल बर्टन थी और वो ऑड्री की प्रतिद्वंदी भी। दोनों का कभी आपस में ठीक से नहीं बना। ऑड्री ने शेरिल को घृणा से देखा और सर्विस असिस्टेंट से बोली, कृपया ड्रेस नीचे उतारो और मेरी बहन को ट्राई करने दो। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और ड्रेस उतारने लगी। तभी शेरिल ने अचानक ड्रेस पकड़ लिया और तिरस्कार से ऑड्री की ओर देखते हुए बोली, अरे ये तो वही है ना, वो नाकाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसे स्वॉन परिवार ने निकाल दिया था। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे कार्ड में इतना क्रेडिट है भी क्या? यहाँ तक कहने के बाद भी शेरिल का मन नहीं भरा। उसने दिखावे से कहा, ये दुकान तो हाई क्लास है। क्या तुम्हें क्लाइंट्स चुनने का सेंस नहीं है? ऐसे डी लिस्ट इन्फ्लुएंसर्स को अंदर कैसे आने देते हो? ये लोग बस कपड़ों की फोटो या वीडियो लेंगे, खरीदेंगे कुछ नहीं। ऊपर से तुम्हारे ब्रांड के डिजाइन भी चुरा सकते हैं। ये लोग घटिया हैं और अब तुम्हारी दुकान भी वैसी ही हो रही है। सर्विस असिस्टेंट असहज हो गई और घबराकर ऑड्री की ओर देखने लगी। वह जानती थी कि ऑड्री एक ब्यूटी ब्लॉगर है और कई बार यहाँ आकर खरीदारी कर चुकी है। वह खुद भी उसकी वीडियो देखती थी, लेकिन वह शेरिल को भी नाराज नहीं कर सकती थी। ऑड्री ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, ड्रेस उतारो और मेरी बहन को ट्राई करने दो। अगर उसे सूट किया तो हम खरीद लेंगे। तभी शेरिल ने अपनी मां को खींचते हुए कहा, मम्मी मुझे यही चाहिए। शेरिल की मां कैरल ने घमंड से ऑड्री की ओर देखा और सर्विस असिस्टेंट से बोली, इसे पैक करो, मैं तुम्हारी दुकान के सारे नए प्रोडक्ट्स खरीद लूंगी। सब पैक करके हमारे घर भेज देना। असिस्टेंट हैरान रह गई, ये था एक अमीर औरत का शॉपिंग करने का तरीका। शेरिल ने गर्व से ऑड्री को देखते हुए कहा, यहाँ अमीर बनने का नाटक मत करो, निकल जाओ। वह असिस्टेंट से बोली, और हाँ, मिस स्वॉन को इस ड्रेस का दाम बताओ। असिस्टेंट ने नियमों के मुताबिक कहा, मिस स्वॉन, ये हमारी दुकान की नई कलेक्शन का ड्रेस है। इसकी कीमत लगभग $6,80,000 है। ऑड्री दंग रह गई। यह उसकी बजट से बहुत ज्यादा था। शेरिल ने उसकी झिझक को भांप लिया। वह जोर से हंसी और बोली, देखा, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जल्दी से पैक करो मेरे लिए। तभी ऑड्री के पीछे से एक गोरी, नाजुक सी बांह आगे बढ़ी। हाथ में एक काली क्रेडिट कार्ड था। कार्ड असिस्टेंट को दिया गया और साथ ही ठंडी लेकिन रौबदार आवाज आई, लो, पूरी दुकान का सामान पैक कर दो। असिस्टेंट दंग रह गई। उसने कई अमीर ग्राहकों को देखा था, लेकिन किसी को पूरे स्टोर का सामान खरीदते नहीं देखा था। ऑड्री भी यकीन नहीं कर पाई और उसने पलटकर कैथरीन को देखा। वो हमेशा की तरह शांत बैठी थी, जैसे ये कहना उसके लिए पानी की बोतल खरीदने जितना आसान हो। शेरिल अवाक रह गई। उसने अंदर आते वक्त कैथरीन को सोफे पर देखा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी बात कर सकती है। वो कैथरीन को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसे लगा कि उसके कपड़े किसी बड़े ब्रांड के नहीं लगते। उसे याद आया कि ऑड्री ने कहा था कैथरीन उसकी छोटी बहन है, और वह जानती थी कि शेरिल की अच्छी दोस्त लियाना है, जो असली स्वॉन परिवार की बेटी थी। शेरिल ने ताने में कहा, ऑड्री, ये वही छोटी बहन है ना, जो गांव से आई है? मैंने सुना है ये अशुभ है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये तुम्हें बदकिस्मती देगी? और ये अमीर बनने का नाटक कैसे कर रही है? क्या इस कार्ड में सच में पैसे भी हैं? कैथरीन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में बर्फीली चमक आ गई। वो कुछ कहती, उससे पहले ऑड्री भड़क उठी। वो गुस्से से शेरिल की ओर बढ़ी और बोली, आज तुमने क्या खाया है?
तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? जाकर आईना देखो, तुम खुद एक बदसूरत सुअर जैसी लगती हो। औरत होकर भी इतना डरावना चेहरा लेकर बाहर घूमती हो। लोगों को बुरे सपने आ जाएंगे तुम्हें देखकर। क्या सोचती हो, सिर्फ डबल आईलिड सर्जरी, ठुड्डी, नाक और छाती की सर्जरी करवा लेने से तुम कोई दीवा बन जाओगी? गलत। ऐसे कुरूप चेहरे के साथ तो तुम्हें घर में छुपकर बैठना चाहिए। गुस्से में ऑड्री ने कैथरीन का ब्लैक कार्ड उठाया और शेरल के सामने लहराया। आंखें खोलकर देखो, ये टॉप लेवल ब्लैक कार्ड है। पूरे दुनिया में सिर्फ 10 ऐसे कार्ड हैं। और तुम कह रही हो इसमें पैसे नहीं हैं। अमीर परिवार से होने का दावा करती हो और इतना भी नहीं जानती। असली गंवार तो तुम हो। ऑड्री गुस्से से कांप रही थी। खुद पर ताने झेल लेती, लेकिन अपनी बहन को कोई कुछ कहे यह उसे बर्दाश्त नहीं था। कैथरीन ने कभी शेरल को कुछ नहीं कहा था, फिर उसे क्या हक था? इतना कहने के बाद ऑड्री हौंफ रही थी। कैथरीन की आंखों में मुस्कान की झलक आई। उसने हल्की मुस्कान दी और बहन की ओर देखा। उसकी ठंडी आंखों में अब गर्माहट थी। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी बड़ी बहन इतनी शानदार हो सकती है। शेरल को कोई जवाब नहीं सूझा। वो गुस्से में अपनी माँ के पास भागी। मॉमी। कैरल अब तक चुप थी, लेकिन बेटी की बेइज्जती देखकर उसे लगा कि अब बर्टन परिवार की इज्जत दांव पर है। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और ऑड्री की ओर बढ़ी, और फिर अचानक उसने हाथ उठाया। लोग हैरान रह गए। सब सोच रहे थे, क्या वह ऑड्री को थप्पड़ मारेगी? कैरल इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि बाकी लोगों को लगा ऑड्री पर अब जरूर वार हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल ऑड्री के पीछे खड़ी कैथरीन ने अचानक हरकत की। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि उसने ये कैसे किया। उसने एक हाथ से ऑड्री को खींच लिया और दूसरे हाथ से कैरल का हाथ पकड़कर उसे जोर से धकेल दिया। कैरल का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। ऑड्री ने ये दृश्य देखकर मुंह खोल लिया। उसके दिल में चीख उठी, ओह माय गॉड, कैथरीन सचमुच अल्फा गर्ल है। कितनी कूल और दबंग। ऑल हेल कैथरी, आई लव यू। शेरल तुरंत भागकर अपनी मां को उठाने पहुंची और कैथरीन व ऑड्री को घूरते हुए गुस्से से बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की? मरना चाहती हो क्या? कैरल धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और आंखों में खून उतर आया था। उसने चीखकर कहा, मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की? तुम्हारे पिता कॉबिन स्वॉन भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते। तुम दोनों लौंडियां मुझ पर हमला करोगी। अगर मैंने हिसाब बराबर न किया तो हमारा परिवार बदनाम हो जाएगा। ऑड्री थोड़ी घबराई। शेरल से निपटना एक बात थी, लेकिन कैरल को शामिल करना बिल्कुल अलग मामला था। कैरल बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं थी। ऑड्री ने धीरे से कैथरीन का हाथ खींचा, उसे समझाने की कोशिश की कि चलें, लेकिन कैथरीन शांत रही। कैथरीन ने भौहें उठाई और गुस्से से विकृत कैरल के चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बर्फीली आवाज में बोली, ज्यादा बकवास मत करो, करना है तो करो। कैरल चौंक गई। उसने सोचा था कि कैथरीन और ऑड्री उसकी धमकी से डर जाएंगी, लेकिन कैथरीन हैरान करने वाली हद तक घमंडी निकली। उसकी विद्रोही और चुनौती भरी शक्ल देखकर कैरल का मन हुआ उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। उसने कैथरीन की तरफ उंगली उठाए और चिल्लाकर कहा, सुन गंवार लड़की, आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि बर्टन्स कितने ताकतवर हैं। कैथरीन की आंखें सिकुड़ गईं। उसमें खून प्यासे इंसान जैसी खतरनाक ठंडक थी। उसने कैरल की उठी हुई उंगली पकड़कर एक परफेक्ट शोल्डर थ्रो मारा। मूवमेंट इतना स्मूथ और तेज था कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। पलक झपकते ही कैथरीन ने कैरल को जोर से जमीन पर दे मारा। धड़ाम। कैरल का भारी शरीर संगमरमर के फर्श पर जोर से टकराया। कैथरीन ऊपर से कैरल को घूर रही थी। उसकी आवाज ठंडी और नुकीली थी, मानो नर्क से आ रही हो। किसी ने नहीं बताया कि बात करते वक्त उंगली दिखाना बदतमीजी होती है। कैरल दर्द से करा उठी, दांत पीसते हुए, लेकिन कैथरीन की ताकत के सामने डर से एक शब्द तक न बोल पाई। शेरल की आंखें डर से फटी रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कैथरीन उसकी मां पर हमला करने की हिम्मत करेगी।
कैथरीन स्वॉन, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं अभी अपने पापा को बुलाती हूँ। ऑड्री भी डर गई। उसने तुरंत कैथरीन का हाथ पकड़कर खींचा और फुसफुसाए, कैथी, भागो, यहाँ मुझे संभालने दो। कैथरीन ने ऑड्री की तरफ शांति से देखा। तुम संभाल लोगी, नतीजे झेल पाओगी। ऑड्री जानती थी कि मामला गंभीर हो चुका है। अब बर्टन्स उसे छोड़ने वाले नहीं थे, चाहे माफी मांगे या दोष ले ले। लेकिन वह कैथरीन को फंसाना नहीं चाहती थी। उसने दांत भींच लिए और कहा, हाँ, मैं झेल लूंगी। कैथरीन ने उलझन भरी नजर से उसे देखा। क्यों कर रही हो ये सब? ऑड्री के होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। कैथरीन के दिल में अजीब सी भावनाएं उमड़ने लगी। इस बीच शेरल ने फोन करके अपने पिता को बुला लिया। उसने घूरते हुए कहा, मेरे डैड भी इसी मॉल में हैं। वह आते ही होंगे। अब तुम गई काम से। मत सोचना कि भाग सकती हो। ऑड्री अभी भी कैथरीन को बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैथरीन ने उसे पकड़कर पास बैठा लिया और बोली, हम यहीं रुकेंगे। थोड़ी देर बाद महंगे सूट में एक आदमी 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आया। शेरल दौड़कर उससे लिपट गई और रोने लगी। डैडी, आप आ गए। इन स्वॉन्स की 2 लड़कियों ने हम पर हमला किया। देखिए, मॉमी की पीठ इतनी दर्द में है कि वो सीधी भी नहीं हो पा रही। जोश बर्टन भारी दबदबे के साथ अंदर आया और कैथरीन के सामने रुककर उसे गहरी नजरों से देखा। क्या तुमने मेरी पत्नी और बेटी पर हमला किया? कैथरीन ने सिर हिलाया। मैं वही मानूंगी जो मैंने किया। तुम्हारी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। उसकी साफ और मजबूत आवाज में दबंग अंदाज था। शेरल ने चिल्लाकर कहा, झूठ बोल रही हो, तुमने ही किया। जोश का चेहरा और कठोर हो गया। उसने शेरल की तरफ देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। कैथरीन ने आंखें सिकोड़कर जोश की तरफ देखा। अगर मैं माफी न मांगूं तो? जोश का चेहरा गुस्से से भर गया। तो मत कहना कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ सख्ती की। कैथरीन की आंखों में हल्की दिलचस्पी चमकी। अच्छा, करोगे क्या हमारे साथ? जोश ने ठंडी धमकी दी। तुम्हारे पिता को तुम्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ेगा। शेरल भी चीख पड़ी। घुटनों के बल गिरकर माफी मांगो, नहीं तो लंगड़ी कर दूंगी तुम्हें, बिच। कैथरीन ने नजर घुमाकर जोश के बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर सिर्फ तिरस्कार था। क्रिपल करना चाहते हो मुझे? कोशिश करके देख लो। वातावरण तनाव से भर गया। दुकान की असिस्टेंट डर के मारे कोने में छिप गई। ऑड्री का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन कैथरीन शांत और स्थिर खड़ी रही। जोश ने हाथ का इशारा किया, अटैक करो। हालात हाथ से निकलने ही वाले थे कि अचानक एक ठंडी, डरावनी आवाज गूंजी। मिस्टर बर्टन, ये हिम्मत। आवाज की दिशा में देखते ही वहां मौजूद लोगों ने सिर घुमाया और देखा कि एक लंबा चौड़ा, हैंडसम नौजवान कई अधिकारियों के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। उसे देखकर सब हैरान रह गए। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था। कैथरीन ने ब्रेडन के मनमोहक चेहरे पर भौहें चढ़ा ली। उसकी नैन नक्श तराशे हुए और बेहद सधे हुए थे। आंखों के कोनों पर हल्की सी उठान उसे और भी खास बना रही थी। उसकी शख्सियत में जनजातशाही ठाठ बाट झलकता था। वह जवान था, लेकिन उसके स्वभाव में कोई जल्दबाजी या लापरवाही नहीं थी। वह अलग थलग और ठंडे मिजाज का था, जिससे लोग अनायास ही उसकी इज्जत करने लगते। जोश भी ब्रैंडन को देखकर हक्का बक्का रह गया। वह जानता था कि ब्रैंडन कौन है, डंकन कॉर्पोरेशन की ताकत और डंकन एम्पायर का उत्तराधिकारी। जोश आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक ब्रैंडन का सामना किया। उसके चेहरे पर मुस्कान अब खुशामद में बदल गई। मिस्टर डंकन, क्या संयोग है? आज यहाँ किस काम से आए हैं? ब्रैंडन ने कदम कैथरीन की ओर बढ़ाए। उसकी गहरी आंखों में खतरे की एक झलक चमकी। उसने जोश को तीखी नजर से देखा और धीमी आवाज में कहा, ये संयोग नहीं है। मैंने सुना था कि मेरी भावी पत्नी को परेशान किया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मामला बिगड़ता देख और बड़े लोगों के शामिल होने पर सर्विस असिस्टेंट ने मॉल के मैनेजमेंट को सूचना दी। असल में ब्रैंडन मॉल के निरीक्षण पर आया था।
उसे खबर मिली कि स्वॉन परिवार की बेटी का किसी से झगड़ा हो गया है, तो वह तुरंत दुकान में पहुंच गया। और सचमुच वह कैथरीन ही थी। ब्रैंडन का दावा सुनकर सब हैरान रह गए। फ्यूचर वाइफ जोश ने ब्रैंडन को अवाक होकर देखा, समझ नहीं पा रहा था कि वह किस लड़की की बात कर रहा है। ब्रैंडन ने जोश की उलझन नोट की और बिना परवाह किए उसे इशारा दिया। मिस्टर बर्टन, आप सफल व्यापारी हैं। क्या आपने कोई पृष्ठभूमि जांच नहीं की कदम उठाने से पहले? ब्रैंडन की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसके चेहरे पर मुस्कान कोमल थी, लेकिन उसने जोश को इतना डरा दिया कि वह झुकने को मजबूर हो गया। जोश के मन में बिजली सी कौंधी और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते होंठों से पूछना चाहा, मिस्टर डंकन, क्या ये युवती? ब्रैंडन ने उसे बीच में ही काट दिया और उत्तर दिया, सही पहचाना, कैथरीन, और मेरी सगाई हो चुकी है। मिस्टर बर्टन, क्या आपने अभी अभी मेरे मॉल में मेरी पत्नी पर हाथ उठवाया? तो फिर? उसने आखिरी शब्द खींचकर कहा, लेकिन उसमें धम की साफ झलक रही थी। जोश भयभीत हो उठा। ब्रैंडन के कुछ शब्द ही उसके लिए डरावने सपने से कम नहीं थे। पीछे खड़ी कैरल और शेरल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वे कैथरीन को तो एक अनचाही, गांव से लौटी लड़की समझती थीं, पर कौन जानता था कि उसके पीछे इतनी बड़ी ताकत खड़ी है। वह ब्रैंडन डंकन की भावी पत्नी थी। कासिया में डंकन्स को नाराज करना मतलब मौत को न्योता देना था। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत थी। ऑड्री ने ब्रैंडन की ऊंची कद काठी देखी और खुशी से फूली न समाई। ब्रैंडन में पुरुषत्व की गजब की आभा थी और वह कैथरीन के लिए परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। उसने कैथरीन का हाथ कसकर पकड़ा और खुशी से कई बार आंख मारी। कैथरीन ने सिर झुकाया और भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? क्यों फड़क रही हैं? ऑड्री निरुत्तर रह गई। उसकी बहन में तो रोमांस का एक कण भी नहीं था। ऑड्री चुप रहकर बस अपने भावी जीजा को बर्टन्स को सबक सिखाते हुए देखती रही। ब्रैंडन ने सार्वजनिक रूप से कैथरीन को अपनी भावी पत्नी मान लिया था। इसका मतलब एक दिन कैथरीन मिसेस डंकन बनेगी। डंकन्स के पास अपार शक्ति और दौलत थी। बर्टन्स उनकी नाराजगी सह नहीं सकते थे। जोश, एक व्यापारी होने के नाते, फायदे नुकसान समझता था। उसने तुरंत अपनी पत्नी और बेटी को खींचा और गुस्से में कहा, क्या तुम अंधे बहरे हो? तुरंत मिस्टर डंकन की भावी पत्नी से माफी मांगो। कैरल का रौब उसके पति की ताकत से था। अब जब पति भी असहाय था और सामने डंकन्स थे, तो वह कैसे मना कर सकती थी? उसने शेरल को आगे धकेला और कैथरीन से विनम्रता से बोली, मिस स्वॉन, हमें माफ कर दीजिए। ये सब हमारी गलती है। मैं और मेरी बेटी आपसे क्षमा चाहते हैं। कैरल ने तुरंत हकीकत स्वीकार की और बिना देर किए माफी मांग ली। लेकिन शेरल, जो बचपन से बिगड़ी हुई थी, किसी गांव की लड़की कैथरीन से माफी मांगने को तैयार नहीं थी। वह गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखों से मानो कैथरीन को भेद देना चाहती थी। वह इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि कैथरीन जैसी लड़की ब्रैंडन की भावी पत्नी हो सकती है। ब्रैंडन ने कैथरीन की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती और भौहों पर बल था। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने जोश को घूरते हुए कहा, क्या बर्टन्स का यही तरीका है माफी मांगने का? जोश का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत पलटा और शेरल को थप्पड़ जड़ दिया। शेरल, तुम्हें याद है मैंने क्या सिखाया है? अगर तुम मिस स्वॉन से माफी नहीं मांगोगी, तो आज ही तुम्हें विदेश के बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। धमकी सुनकर शेरल का दिल बैठ गया। वह मरना पसंद करती, लेकिन विदेश के बंद स्कूल नहीं जाना चाहती थी। उसने घबराकर अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन जोश के चेहरे पर दृढ़ता थी। फिर उसने मां की तरफ देखा, पर उसकी मां ने भी इशारे से समझा दिया कि झुको। आखिरकार शेरल ने सिर झुकाकर माफी मांगी। उसने बड़ी मुश्किल से मुंह खोला और कठोर आवाज में कहा, माफ कीजिए, मिस स्वॉन। कैथरीन ने बिना किसी हाव भाव बदले उस पर नजर डाली और ठंडी आवाज में कहा, तुमने गलत इंसान से माफी मांगी है। शेरल ने नाराजगी से कैथरीन को देखा, लेकिन हालात के आगे झुकना पड़ा।
उसने ऑड्री की ओर मुड़कर सिर झुकाया और बोली, ऑड्री, माफ करना। यह अपमान उसे अंदर तक जला गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और आवाज रुंध गई। ऑड्री ने अपनी उम्र भर की प्रतिद्वंद्वी शेरल को झुकते हुए देखकर खुशी महसूस की, लेकिन शेरल की दयनीय हालत देखकर उसे थोड़ा बुरा भी लगा। ठीक है, बस करो, यही काफी है। पर शेरल का सिर अभी भी झुका रहा। ऑड्री समझ गई, यह फैसला ब्रैंडन ही कर सकता था। उसकी मंजूरी के बिना कोई कुछ नहीं कह सकता। उसने ब्रैंडन की ओर देखा, लेकिन उसकी ठंडी आभा से डरकर चुप रह गई। वो कैथरीन से बोली, कैथी, छोड़ दो, वैसे भी हमें कुछ हुआ तो नहीं। हालांकि कैरल और शेरल ने बुरा भला कहा था, लेकिन हाथ नहीं उठाया था। लेकिन बर्टन्स की हालत बुरी हो चुकी थी। कैथरीन ने पहले ही कैरल को पटक दिया था, जिससे वह दर्द से जमीन पर पड़ी रही। फिर जोश ने शेरल को सबके सामने थप्पड़ मारा। ये दोनों ही सजाएं उनके लिए बहुत बड़ी थीं। कैथरीन ने ऑड्री की ओर देखा और भौं उठाकर पूछा, क्या तुम पक्की हो? ऑड्री को अचानक एहसास हुआ कि कैथरीन उसकी तरफ से खड़ी होने के कारण जवाब नहीं दे रही थी। ऑड्री ने बार बार सिर हिलाया और बोली, मैं पक्की हूँ। उसने हमसे माफी मांग ली है और मुझे लगता है इतना काफी है। ठीक है, जैसा तुम चाहो, कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा और ब्रैंडन की ओर देखा। ब्रैंडन के पूछने से पहले ही पैक्सटन ने दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को हटने का इंतजाम कर दिया। जोश ने कैथरीन की तरफ कृतज्ञता से देखा और बोला, धन्यवाद मिस स्वॉन, हमें माफ करने के लिए। अगर आपको कभी हमारे परिवार से कोई मदद चाहिए हो तो हमें बताइएगा। अब हम चलते हैं, आज आपको परेशान किया, इसके लिए माफ़ी। ये कहकर उसने अपनी पत्नी और बेटी को तुरंत खींचकर बाहर ले गया। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह एक पल और रुक गया तो शायद निकल नहीं पाएगा। कैथरीन ने उनके जाते हुए पीठ की ओर देखा और उसकी आंखों में चमक उभरी। ये निर्दयी दुनिया थी, जहां कमजोरों को हमेशा दबाया जाता है। केवल ताकतवर लोग ही सब पर हावी हो सकते थे। कभी शिकार न बनने का एक ही रास्ता था, सबसे ऊपर खड़े रहना। बर्टन्स और उनके लोग जा चुके थे। ऑड्री ने कैथरीन का हाथ पकड़ा और उसे भी साथ ले जाने लगी। ब्रैंडन की मौजूदगी से ऑड्री को बेचैनी महसूस हो रही थी, खासकर क्योंकि उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। कैथी, चलो अगले शॉप पर चलते हैं। ऑड्री आज कपड़े खरीदने के लिए दृढ़ थी और जब तक उसका लक्ष्य पूरा न होता, वह घर नहीं जाने वाली थी। कैथरीन को भी सिर हिलाकर हाँ करनी पड़ी। ब्रैंडन साइड से कैथरीन के हाव भाव देख रहा था। उसे साफ लग रहा था कि कैथरीन को शॉपिंग का कोई शौक नहीं है, फिर भी उसने ऑड्री को मना नहीं किया। उसे जिज्ञासा हुई कि वजह क्या है। वो कैथरीन को इतना जानता था कि वो कभी अपने मन के खिलाफ कुछ न करे। शायद वो ऑड्री को सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर रही थी, बल्कि उसे मान दे रही थी। ऑड्री की कैथरीन के दिल में एक अहम जगह थी। कैथरीन ऑड्री के लिए इतना धैर्य रख सकती है, लेकिन मेरे सामने हमेशा ठंडी क्यों रहती है? ब्रैंडन ने सोचा। ऑड्री ने कैथरीन का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने ही वाली थी कि कैथरीन अचानक बोली, रुको। ऑड्री ठिठक गई और उलझन में कैथरीन को देखने लगी। कैथरीन की नज़र शॉप की सर्विस असिस्टेंट पर पड़ी। वो उसकी ठंडी नज़र से डरकर सहम गई। असिस्टेंट नहीं समझ पा रही थी कि कैथरीन क्या करने वाली है। अगर उसने बदला लेने की ठानी तो उसकी नौकरी गई। कांपते हुए वह आगे बढ़ी और धीरे से बोली, मिस स्वॉन, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? हाँ, कैथरीन ने धीमे स्वर में कहा। उसने सफ़ेद ड्रेस की ओर इशारा किया और आदेश दिया, मुझे ये चाहिए, पैक कर दो। कैथरीन ने अपना क्रेडिट कार्ड बढ़ाया, लेकिन ऑड्री ने तुरंत उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। कैथरीन ने उसे हैरान होकर देखा, मानो समझ नहीं पा रही थी कि ऑड्री क्या चाह रही है। कैथरीन के चेहरे पर शिकन देखकर ऑड्री उसे साइड में ले गई और धीमे स्वर में कहा, कैथी, ये ड्रेस बहुत महंगी है। हमें बर्टन्स को हराने के लिए अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर कैथरीन कुछ शांत हुई और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। कैथरीन ने फुसफुसाकर कहा,
कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए लेना चाहती हूँ। उसका स्वर अब भी ठंडा था, लेकिन सख्ती पहले से कम थी। ऑड्री ये सुनकर भावुक हो गई। उसके होंठ सख्त हो गए और उसने अपनी बहन को देखा। ऐसे शब्द उसने कभी अपने बॉयफ्रेंड से भी नहीं सुने थे, लेकिन कैथरीन से सुन लिए। वो अपनी बहन के इस प्यार के लिए आभारी थी। कैथरीन ने फिर कार्ड असिस्टेंट को दिया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। उसने पैक किया हुआ ड्रास कैथरीन को थमा दिया और सम्मान से बोली, मिस स्वॉन, मिस्टर डंकन ने कहा है कि आज आपके सारे बिल वह चुकाएंगे। फिर उसने कई शॉपिंग बैग्स ऑड्री को दिए और कहा, मिस स्वॉन, ये बैग अभी अभी हमारी शॉप में आए हैं। मैंने आपके लिए पैक कर दिए हैं। ऑड्री की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या मिस्टर डंकन ने इन सब का भी भुगतान किया है? असिस्टेंट ने सिर हिलाया। पास खड़े पैक्सटन ने बिना किसी भाव के कहा, मिस ऑड्री स्वॉन, मिस्टर डंकन आपके और मिस कैथरीन स्वॉन के इस मॉल में किए गए सभी खरीदारी का भुगतान करेंगे। ऑड्री दंग रह गई। ये कासिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल था, जहां सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही खरीदारी कर सकते थे। अगर ब्रैंडन सच में सबका भुगतान कर दे तो ये कमाल होगा। ब्रैंडन वाकई कीमती इंसान था। हालांकि ऑड्री भीतर ही भीतर रोमांचित थी, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। उसने बैग्स लेने से भी परहेज किया और कैथरीन की ओर देखने लगी। कैथरीन की नज़र पास खड़े उस खूबसूरत आदमी पर गई, जैसे वह कोई स्पष्टीकरण चाहती हो। ब्रैंडन पहले से ही कैथरीन को देख रहा था। उसने उसकी हल्की हरकत भी नोटिस कर ली। ब्रैंडन ने धीरे धीरे कैथरीन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी गहरी आंखें बागी और मोहक थीं। पतले होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कैथी, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और यह शॉपिंग मॉल मेरी फैमिली का है। तुम्हें जो भी चाहिए उसका भुगतान करना मेरा हक है। कैथरीन को पैसों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार डंकन कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट अरबों डॉलर के थे। उनके सिर्फ मुनाफे से ही यह बिल आसानी से चुकाया जा सकता था। उसे बस एक कारण चाहिए था। वह बिना कारण किसी से कुछ स्वीकार नहीं करती थी। ब्रैंडन की बात काफी तर्कसंगत थी, इसलिए कैथरीन ने ऑड्री की तरफ सिर हिलाया। जैसे ही कैथरीन ने हाँ की, ऑड्री ने तुरंत बैग्स ले लिए। एक फैशन इन्फ्लुएंसर होने के नाते ऑड्री को वे बैग बहुत पसंद आए। अब जब वह बिना एक पैसा खर्च किए उन्हें पा सकती थी, तो भला कैसे खुश न होती। ऑड्री खिलखिला उठी और ब्रैंडन को दिल से धन्यवाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे होने वाले जीजाजी। ब्रैंडन ऑड्री की इस पुकार से संतुष्ट हुआ और मुस्कराकर सिर हिलाया। दोनों ब्रैंडन और ऑड्री खुश थे, पर कैथरीन कुछ उलझन में। उसने ब्रैंडन को चोरी छिपे देखा और समझ नहीं पाई कि वह इतना प्रसन्न क्यों था। उसे तो साफ कह दिया था कि उनकी सगाई झूठी है और वे सिर्फ पार्टनर हैं। फिर भी ऑड्री का फ्यूचर ब्रदर इन लॉ कहना उसे इतना क्यों अच्छा लगा। ऑड्री की खुशी अब और बढ़ गई थी। शॉपिंग के लिए उसे एक पैसा नहीं खर्च करना था। औपचारिकता निभाते हुए ऑड्री ने ब्रैंडन को भी न्योता दिया। हम अभी और शॉपिंग करेंगे। कैथरीन के पास कपड़े कम हैं और मैं उसके लिए लेना चाहती हूँ। आप भी चलेंगे, मिस्टर डंकन? ब्रैंडन ने कैथरीन पर गहरी नज़र डाली। उसने देखा कि वह हमेशा की तरह टी शर्ट और जीन्स में थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ, और कपड़े होना बेहतर होगा। ऑड्री ने हैरानी से पूछा, क्या? ब्रैंडन का जवाब अप्रत्याशित था, बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके शब्द सुनकर ऑड्री चौंक गई। उसने तो बस औपचारिकता में बुलाया था, लेकिन ब्रैंडन ने बात गंभीरता से ले ली। लगता था वह सचमुच कैथरीन से मोहित था, वरना इतना व्यस्त आदमी शॉपिंग के लिए कैसे तैयार होता। कैथरीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ब्रैंडन साथ जाएगा या नहीं। आखिर में ऑड्री आगे आगे चलती रही और हर शॉप से खरीदारी करती रही। ब्रैंडन चुपचाप कैथरीन के साथ चलता रहा। कैथरीन ने अपने हाथ जेब में डाले और ऊबकर कहा, शॉपिंग तो वाकई बोरिंग है। ब्रैंडन ने उसकी ओर सहमति से देखा, मानो कह रहा हो, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। उसने सुझाव दिया, क्यों न हम बारबेक्यू रेस्टोरेंट चलते हैं।
ब्रैंडन के बारबेक्यू की बात करने से पहले कैथरीन को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब जब उसने जिक्र किया तो उसे एहसास हुआ कि वो वाकई काफी भूखी थी। उसने तुरंत हामी नहीं भरी, बल्कि ब्रैंडन को शरारती नजरों से देखते हुए तंज कसा। मुझे तो लगा तुम इतना भारी खाना खा ही नहीं सकते। ब्रैंडन आधा कदम आगे बढ़ा और कैथरीन के और करीब झुकाया। अब दोनों बिल्कुल पास थे। ब्रैंडन के हैंडसम चेहरे पर शरारती और दिलकश मुस्कान थी। उसकी गहरी और चुंबकीय आवाज गूंजी, कैथी, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? उसकी गर्म सांस कैथरीन के कानों के पीछे छू गई, जो उसकी सबसे संवेदनशील जगह थी। तुरंत ही उसके भीतर गुदगुदी और झनझनाहट दौड़ गई, दिल की धड़कन रुक सी गई। यह आदमी तो हद से ज्यादा खतरनाक था। इसी बीच ऑड्री दुकान से बाहर निकल रही थी। वो कैथरीन को अंदर बुलाने ही वाली थी कि उसकी नज़र कैथरीन और ब्रैंडन पर पड़ी, जो इतने करीब खड़े थे। ऑड्री को डर हुआ कि कहीं वह जोर से चीख न दे। उसने जल्दी से अपने होंठ ढक लिए। उसे शक हुआ कि शायद कैथरीन और ब्रैंडन किस करने वाले थे, लेकिन वो तो बहुत बड़ी बात होती। पास खड़े पैक्सटन को देख ऑड्री ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। उसने नाखुशी से उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता, इस तरह घूरना बदतमीजी है। पैक्सटन हैरान था और मन ही मन ऑड्री को बेवकूफ समझ रहा था। स्वान्स की बड़ी बेटी वाकई बेवकूफ है क्या? इसी बीच कैथरीन को होश आया। उसने तेजी से एक कदम पीछे लिया। वो लगभग ब्रैंडन के जादू में फंसी गई थी। चेहरे की जलन को छुपाने के लिए उसने मन ही मन कई बार पीरियोडिक टेबल दोहराई ताकि खुद को शांत कर सके। ब्रैंडन सामने खड़ा था, एक हाथ जेब में डाले, और उसकी आंखें सीधे कैथरीन पर टिकी थीं। कैथी, क्या तुम शर्मा रही हो? कैथरीन ने नापसंदगी से उसकी ओर देखा। आखिर क्यों ऑड्री और ब्रैंडन उसे कैथी बुलाने में इतने मग्न थे? क्या ये नाम इतना प्यारा था? उसने सख्त चेहरे और चिड़ी हुई आंखों से चेतावनी दी, मुझे उस नाम से मत पुकारो। ऑड्री के साथ उसके रवैये को देखकर ब्रैंडन को अब चिंता नहीं थी कि कैथरीन उससे नाराज होगी। कैथरीन शायद सख्त दिल लगे, लेकिन जो उसके साथ अच्छे होते, उनसे वह कभी नाराज नहीं होती। ब्रैंडन ने जानबूझकर खींचते हुए कहा, तो बताओ, अगर कैथी नहीं कह सकता तो क्या बुलाऊं? आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो। तुम्हें नाम से बुलाना तो अजीब लगेगा। अगर कैथी नहीं, तो शायद हनी, डार्लिंग, या फिर। बस, कैथरीन ने गुस्से में उसे रोक दिया। इन शब्दों को सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चेहरा फेर लिया और ब्रैंडन की ओर देखना भी नहीं चाहा। ठीक है, कैथी चलेगा। मुझे तो बस ऑड्री से पूछना है कि वो हमारे साथ बारबेक्यू रेस्तरां चलेगी या नहीं। कैथरीन के पीछे जाते हुए ब्रैंडन के होठों पर संतुष्टि की मुस्कान थी। वह साफ समझ गया था कि कैथरीन घबरा गई है। ऑड्री ने खुशी से हामी भर दी और तीनों मॉल से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, कैथरीन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत ऑड्री का हाथ पकड़कर खींचा। चलो, दूसरे गेट से निकलते हैं। ऑड्री को उसकी अचानक हरकत समझ नहीं आई। उसने पूछा, क्यों? हम तो गेट तक पहुंच ही गए हैं। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे जबरदस्ती खींच लिया। ब्रैंडन ने भी कैथरीन की अजीब हरकत देखी और उसकी नज़र उसी दिशा में गई जहां कैथरीन देख रही थी। और तुरंत ही उसे समझ आ गया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। ऑड्री कैथरीन की बात मानने ही वाली थी, लेकिन ब्रैंडन को देख उसने अचानक सिर घुमा लिया। कैथरीन चाहकर भी उसे रोक न पाई, और फिर सब कुछ हो गया। ऑड्री ने सब कुछ देख लिया। उसका बॉयफ्रेंड एक और औरत के साथ हंसते बोलते बहुत करीब खड़ा था। ऑड्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सदमे में जड़ हो गई। धीरे धीरे वह अपने बॉयफ्रेंड के सामने पहुंच गई। एरक ने उसे देखा तो सकपका गया और तुरंत उस औरत का हाथ छोड़ दिया। वो औरत ऑड्री को देखकर मुस्कुराई। हनी, ये कौन है? एरक घबरा गया। आज तो उसकी किस्मत ही खराब थी। उसने औरत का हाथ झटककर ऑड्री का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऑड्री ने झटके से हाथ हटा लिया।
ऑड्री, मैं सब समझा सकता हूँ। ऑड्री ने टूटी हुई नजरों से उसकी ओर देखा। दिल बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। 3 साल से वह एरक के साथ थी। पिता ने जिस लड़के से उसकी शादी तय की थी, उससे इनकार करने पर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। और अब एरक की बेवफाई उसकी आंखों के सामने थी। ऑड्री ने गुस्से और नफरत से एरक को घूरा। चुप रहो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब क्या समझाओगे? हमारा रिश्ता यहीं खत्म। इतना कहकर वह पलटी और भाग गई। एरक उसे खोना नहीं चाहता था। आखिर ऑड्री उसके लिए अभी भी काम की थी। वह पीछे दौड़ने ही वाला था कि कोई उसके रास्ते में आ गया। वह चौंक गया। सामने खड़ी लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एरक के लिए सबसे जरूरी था ऑड्री को वापस पाना। उसे पता था, थोड़ी मीठी बातें करके ऑड्री फिर से मान जाएगी, पर उसने नहीं सोचा था कि यह लड़की इतनी मुश्किल होगी। कैथरीन ने उसका कॉलर पकड़कर उसे एक हाथ से ऊपर उठा लिया। एरक हक्का बक्का रह गया। इतनी नाजुक और पतली लड़की में इतना दम। वह छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैथरीन चट्टान की तरह मजबूत थी। आखिरकार कैथरीन ने उसका गला दबाया। उसकी आंखों और आभा से एरक डर के मारे कांप उठा। जब उसकी सांसें रुकने लगी और चेहरा लाल पड़ गया, तब कैथरीन ने उसे कूड़े की तरह जमीन पर पटक दिया। एरक की प्रेमिका डर से कांप गई और चुप हो गई। कैथरीन ने ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, अपनी रखेल को लेकर कासिया से गायब हो जाओ, वरना जान से मार दूंगी। ऑड्री के सामने दोबारा मत आना, नहीं तो पछताओगे कि पैदा ही क्यों हुए थे। ये कहकर कैथरीन मुड़ी और ऑड्री को ढूंढने भागी। जमीन पर पड़े एरक ने सांस संभालते हुए बड़बड़ाया, ये लड़की तो शैतान थी, उसकी आंखों में सिर्फ मौत थी।